नमस्कार, यह आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। छत्तीसगढ़ ओडिशा सीमा पर नक्सल विरोधी संयुक्त अभियान के दौरान 14 माओवादी मारे गए। गृह मंत्री अमित शाह ने इस बड़ी सफलता पर सुरक्षा बलों की सराहना की। पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज दुष्कर्म और हत्या मामले में दोषी संजय रॉय को मौत की सजा की मांग करते हुए उच्च न्यायालय में अपील की। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा के दूसरे संकल्प पत्र में प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं की वित्तीय मदद और केजी से पीजी तक के जरूरतमंद छात्रों को मुफ्त शिक्षा का वादा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पदभार ग्रहण करने के बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन और पेरिस जलवायु समझौते से हटने सहित कई कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर किए। और खेलों में कुआलालंपुर में अंडर 19 महिला T20 विश्व कप के ग्रुप ए के मुकाबले में भारत ने मलेशिया को 10 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ और ओडिशा सीमा पर कल रात एक संयुक्त अभियान में कम से कम 14 माओवादी मारे गए। इनमें नक्सलियों की सेंट्रल कमेटी का कुख्यात सदस्य जयराम उर्फ चलपति भी मारा गया है। इस पर 1 करोड़ रुपए का इनाम घोषित था। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कुल्हाड़ी घाट आरक्षित वन क्षेत्र में बड़ी संख्या में माओवादी की मौजूदगी के बारे में खुफिया जानकारी मिलने के बाद छत्तीसगढ़ की और ओडिशा पुलिस तथा सीआरपीएफ ने एक संयुक्त अंतर्राज्यीय अभियान शुरू किया था। इस संबंध में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सुरक्षा बलों ने नक्सल मुक्त भारत बनाने की दिशा में बड़ी सफलता हासिल की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा है कि सरकार और सुरक्षा बलों के संयुक्त प्रयास से भारत नक्सल मुक्त हो जाएगा। पश्चिम बंगाल सरकार ने आज कोलकाता उच्च न्यायालय में आरजीकर दुष्कर्म और हत्या मामले में विशेष न्यायालय में अपील दायर की है। सरकार ने उच्च न्यायालय से दोषी संजय रॉय को आजीवन कारावास के बदले मृत्युदंड की मांग की है। संजय रॉय को पिछले साल अगस्त में कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक जूनियर डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या करने का दोषी ठहराया गया था। राज्य के महाधिवक्ता किशोर दत्ता ने इस संबंध में न्यायमूर्ति देवांशु बसाक तथा न्यायमूर्ति शब्बर राशिद की खंडपीठ में अपील की याचिका दायर की है। खंडपीठ ने याचिका स्वीकार कर ली है। कल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने घोषणा की कि राज्य सरकार दोषी के लिए मृत्युदंड की मांग करने के लिए कोलकाता उच्च न्यायालय जाएगी। उन्होंने कहा कि यह एक जघन्य अपराध है और इसके लिए मृत्युदंड की सजा मिलनी चाहिए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विधायी निकायों को बेहतर और गुणवत्तापूर्ण बहस और चर्चा का स्थान बनाने पर जोर दिया है। पटना में आज अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के 85वें सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए श्री बिरला ने कहा है कि सभी प्रतिनिधियों ने संवाद और बहस को बढ़ावा देने का संकल्प व्यक्त किया है। बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने भी प्रतिनिधियों को संबोधित किया। सरकार ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान पर जिलाधिकारियों का एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया। सम्मेलन में पीएम जनमन के तहत 6 मुख्य क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इनमें आवास, सड़क, आंगनवाड़ी, स्कूल, छात्रावास, बहुउद्देशीय केंद्र और वनधन विकास केंद्र शामिल है। जनजातीय कार्य मंत्री जोएल ओराम ने सम्मेलन का उद्घाटन किया। सरकार का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि पीएम जनमन का लाभ सम्मेलन की शामिल सभी 18 राज्यों के हर व्यक्ति तक पहुंचे। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान तेज हो गया है। विभिन्न राजनीतिक दलों के उम्मीदवार और स्टार प्रचारक रोड शो, रैलियां, जनसभाएं कर प्रचार कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने आज दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए संकल्प पत्र का दूसरा भाग जारी किया। इस अवसर पर वरिष्ठ भाजपा नेता अनुराग ठाकुर ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी जरूरतमंद छात्रों को सरकारी शिक्षण संस्थानों में प्रारंभिक शिक्षा से स्नातकोत्तर तक मुफ्त शिक्षा देगी। श्री ठाकुर ने कहा है कि अगर दिल्ली में भाजपा की सरकार बनती है तो अनुसूचित जाति को छात्रों को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर छात्रवृत्ति योजना के तहत 1000 रुपए प्रति माह छात्रवृत्ति भी दी जाएगी। वहीं भाजपा के संकल्प पत्र पर प्रतिक्रिया देते हुए आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दावा किया कि अगर भाजपा सत्ता में आई तो मुफ्त शिक्षा, इलाज और बिजली बंद कर दी जाएगी। वहीं कांग्रेस ने दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार पर पिछले 10 वर्षों में दलित और वाल्मीकि समाज की अनदेखी करने का आरोप लगाया। मीडिया को संबोधित करते हुए पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर उदित राज ने
ये आरोप लगाया है कि आम आदमी पार्टी ने दलितों के आरक्षण को कमजोर किया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए मतदान 5 फरवरी को और मतगणना 8 फरवरी को होगी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस लौटने के कुछ ही घंटों बाद जो बाइडेन की 78 नीतियों को रद्द करते हुए कई प्रशासनिक आदेशों पर हस्ताक्षर किए हैं। एक प्रमुख आदेश में राष्ट्रपति ट्रंप ने विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO से हटने का निर्देश दिया। अपने आदेश में श्री ट्रंप ने वैश्विक स्वास्थ्य एजेंसी से हटने के लिए कई कारणों का हवाला दिया, जिनमें कोविड-19 महामारी से ठीक से न निपटने और तत्काल आवश्यक उपाय करने में विफल शामिल है। श्री ट्रंप ने WHO पर आरोप लगाया है कि वह महामारी के प्रकोप के दौरान दिशा निर्देश जारी करने में चीन के प्रति पक्षपात रही। श्री ट्रंप ने पेरिस जलवायु समझौतों से हटने की प्रक्रिया शुरू करने के आदेश पर भी हस्ताक्षर किए। उन्होंने जलवायु संबंधी नीतियों को पलटते हुए तेल, गैस और खनन गतिविधियों को सुविधाजनक बनाकर अमेरिकी ऊर्जा उत्पादन का विस्तार करने के लिए आपातकालीन शक्तियों का भी इस्तेमाल किया। राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिका में जन्मे गैर नागरिक दंपतियों के बच्चों को स्वतः नागरिकता प्राप्त होने के नियम को भी आधिकारिक रूप से समाप्त कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने संघीय विभागों को चीन, मैक्सिको और कनाडा के साथ शुल्क और व्यापार संबंधों की समीक्षा करने का भी निर्देश दिया। उन्होंने संकेत दिया है कि 1 फरवरी से मैक्सिको और कनाडा पर 25% तक शुल्क लगाए जाएंगे। अमेरिकी सीनेट में ट्रंप प्रशासन में मैक्रो रूबियो की देश के 72वें विदेश मंत्री नियुक्त किए जाने के अनुमोदन कर दिया है। सीनेट की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार संसद ने 119वें सत्र में रूबिया ने 99 मतों से जीत हासिल की। इस बीच भारतीय मूल के उद्यमी विवेक रामास्वामी अब टेस्ला के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एलन मस्क के साथ सरकारी सक्षमता विभाग के सह अध्यक्ष के पद पर नहीं रहेंगे। ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह के कुछ घंटों बाद ही कल राष्ट्रपति कार्यालय ने इन खबरों की पुष्टि की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित वैश्विक नेताओं ने डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति का पदभार संभालने पर शुभकामनाएं दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा है कि दोनों देशों के हित और विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करने के लिए वापस अमेरिका के साथ मिलकर काम करने को उत्सुक है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज ब्रसेल्स में बेल्जियम के विदेश मामलों और विदेश व्यापार मंत्री बर्नार्ड क्विंटिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों नेताओं ने विदेश व्यापार पर बेल्जियम को महत्वपूर्ण निर्भरता और भारत की गतिशील बढ़ती अर्थव्यवस्था को पारस्परिक अवसरों का लाभ उठाने के लिए महत्वपूर्ण बताया। स्विट्जरलैंड के दावोस में विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान और कौशल विकास तथा उद्यमिता मंत्री जयंत चौधरी ने संयुक्त रूप से भारतीय पवेलियन का उद्घाटन किया। श्री पासवान ने इस अवसर पर कहा है कि भारत की प्रगति से समूचे विश्व को लाभ होगा। संवाददाताओं से बातचीत में श्री पासवान ने कहा है कि वे वैश्विक स्तर पर बेहतर सहयोग को उत्सुक हैं और नरेंद्र मोदी सरकार को वैश्विक फूड बास्केट का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाना चाहती है। इस अवसर पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी भी उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा के राज्य दिवस पर शुभकामनाएं दी है। अपने संदेश में श्री मोदी ने कहा है कि देश के विकास में मणिपुर के लोगों द्वारा निभाई गई भूमिका पर पूरे देश को गर्व है। मेघालय के लिए प्रधानमंत्री ने कहा है कि राज्य अपनी प्राकृतिक सुंदरता और लोगों की अद्योगी प्रकृति के लिए प्रशंसनीय है। त्रिपुरा के लिए श्री मोदी ने कहा है कि राज्य राष्ट्रीय प्रगति में उल्लेखनीय योगदान दे रहा है। कुआलालंपुर में आईसीसी अंडर-19 महिला क्रिकेट 2020 विश्व कप में भारत ने मेजबान मलेशिया को 10 विकेट से हराकर शानदार जीत दर्ज की। पहले बल्लेबाजी करते हुए मलेशिया की टीम सिर्फ 31 रन ही बना सकी। 32 रन का लक्ष्य भारत ने सिर्फ 2 ओवर 5 गेंद में हासिल कर लिया। भारत की वैष्णवी शर्मा ने 5 और आयुषी शुक्ला ने 3 विकेट हासिल किए। ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस में महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पाउला बादोसा ने आज विश्व की तीसरी वरीयता प्राप्त खिलाड़ी कोको गॉफ को 7-5 और 6-4 से हराया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।